हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोपहर के 2 बज चुके हैं। फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि दोपहर 2 बजे हमारा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमारा अध्ययन चलता है। तो फटाफट से चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके दोस्त यार, आपके आसपास जो भी रहने वाले हैं, जो तैयारी करते हैं, उन सभी को आप इसके बारे में जानकारी दें। अगर कोई बच्चा इंटर में है या कोई बच्चा छोटी क्लास में भी है, तो भी संविधान सबके लिए ज़रूरी होता है। तो आप संविधान के बारे में आप बता सकते हैं, आप वीडियो की जानकारी दे सकते हैं, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त कर सकें। ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को दिए जाते हैं, ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसकी आप तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चैनल से जुड़िए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सुबह 11 बजे हमारा भूगोल पे अध्ययन चलता है, दोपहर 2 बजे संविधान से, और रात के 8:05 पर हमारा हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन चलता है। तो चलिए, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। द सक्सेस पॉइंट @ एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रोवाइड कराता है, जो कि शायद ही आपने यूट्यूब पे देखे होंगे दोस्तों। तो फटाफट से चैनल से जुड़िए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाएं। कॉपी पेन लेके बैठें, ताकि अब ये देख पाएँ कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा कथन राज्य विधानमंडल के बारे में सही नहीं है। प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन है जो राज्य विधानमंडल के बारे में सही नहीं है। पहला कथन कह रहा है कि संविधान के 6वें भाग में राज्य विधानमंडल के गठन की बात कही गई है। दूसरा कह रहा है कि अनुच्छेद 168 से 212 तक विधानमंडल के गठन कार्यकाल की बात कही गई है। वर्तमान में केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन है जो विधानमंडल के बारे में सही नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें कि संविधान के 6वें भाग में राज्य विधानमंडल के गठन की बात कही गई है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के गठन और कार्यकाल की बात कही गई है, ये भी सही है। वर्तमान में केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये 6 राज्यों में है, इसलिए गलत हो जाएगा। 6 राज्यों में है दोस्तों, याद रखिएगा, 6 राज्यों में है। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो आपसे पूछ रहा है कि विधानमंडल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो हो जाएगा प्यारे दोस्तों सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ से सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आपको बता दूं कौन कौन से राज्यों में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है। प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा कि निम्न में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है, केवल एक सदनीय विधानमंडल है। जबकि तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में क्या है, यहाँ पे विधान परिषदें हैं दोस्तों, याद रखिएगा। पूछ रहे निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पर यहाँ पे प्यारे दोस्तों, आपके पश्चिम बंगाल में भी नहीं और तमिलनाडु में नहीं है। पर यहाँ पे अगर एक प्रश्न को चुनना हो, सही उत्तर क्या होगा, ए होगा दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, और अगर आपको विकल्पों में इस तरह से प्रश्न हो जाए कि पहला, दूसरा, तीसरा, ऊट के आधार पर अगर प्रश्न पूछ ले, तो आप इसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप पश्चिम बंगाल आपको लगाना होगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों कि राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। फटाफट से उत्तर दीजिए। प्रश्न आपके सामने है कि राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। 600, 500, 552, 450। राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो अगर हम राज्य विधानसभा की बात करें या संविधान की बात करें, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170, भारतीय संविधान के एक्ट, याद रखिएगा, एक्ट 170 के 1 में
ये बात कही गई है कि राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या पाए दोस्तों 500 हो सकती है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पर अगर मिनिमम की बात करें, न्यूनतम की बात करें तो 60 हो सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40, 50, 60, 30 कितनी हो सकती है? तो आपको बता दूं कि राज्य विधान परिषद की न्यूनतम संख्या जो है वो 60 से न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है, ठीक है। पर अनुच्छेद 171 के तहत, ठीक है, अगर हम बात कर लें एक्ट 171 के 1 में, ठीक है, के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होती और न्यूनतम 40 से कम नहीं होनी चाहिए। पर यहाँ पे देखिए पहले दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 आपका सही माना जाएगा उत्तर, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। पहले दोस्तों क्या हो जाएगा? 40 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 40, मतलब 40 कहने का मतलब ये 40 से न्यूनतम नहीं हो सकती है। देखिए प्रश्न आपसे किसी और तरह से पूछा है, पर इसका सही उत्तर किसी और तरीके से बताया गया है। पहले दोस्तों अगर बात आपसे पूछ ले राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो याद रखिएगा कि 60। पर देखा जाए तो कुछ राज्यों में क्या है, वहाँ पे 60 नहीं आ पाती, 40 आ पाती। इसके अकॉर्डिंग ये माना गया है कि 40 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 40 से कम नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्य विधान परिषद में न्यूनतम संख्या प्यारे दोस्तों की अगर बात किया जाए तो 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो उत्तर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पर अगर न्यूनतम संख्या एग्जैक्ट पूछ ले तो 60 होगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न आपका होना चाहिए कि राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 60 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कितनी हो सकती है? तो 60, ठीक है। आगे चलते हैं। राज्य विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने लोगों को नामित कर सकता है? 6, 12, 2, 1। राज्य विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने लोगों को नामित कर सकता है? तो प्यारे दोस्तों आपको बता दूं कि अनुच्छेद 333, ठीक है, एक्ट 333 के अनुसार यदि राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तो अधिकतम एक को नामित कर सकता है। क्या हो जाएगा? डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। पहले दोस्तों डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। संविधान के 104वें संविधान संशोधन में 2020 के बाद ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, याद रखिएगा। 104वें संशोधन, ठीक है, 104वें संशोधन के बाद ये बात ख़त्म कर दी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कह रहा है कि राज्य विधानसभाओं में राज्यों में सदस्यों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार निर्धारित है। दूसरा कह रहा है राज्य विधानसभाओं में राज्यों में सदस्यों की संख्या का निर्धारण संसद करती है। राज्य विधान परिषदों में राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों के निर्णय को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्य विधान परिषदों में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए वर्तमान में विधान सभाओं में सीटों की संख्या की बात करें तो 1971 की जनगणना के आधार पर फ्रीज की गई है और 42वें और 84वें संविधान संशोधन के अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर अभी तक इसका कोई पुनर्निर्धारण नहीं किया गया है। तो इस लिहाज से आपका ए विकल्प गलत हो जाएगा। पहले दोस्तों क्या हो जाएगा? ए विकल्प गलत माना जाएगा, बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो आपका ए विकल्प यहाँ पे गलत है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? देखिए फिर से वो प्रश्न रिपीटेड हो गए हैं। देखिए न्यूनतम संख्या 60, ठीक है। इस लिहाज से आपको सही उत्तर क्या लगाना चाहिए? 60, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न सही है, वहाँ पे वो प्रश्न गलत है। राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है।
कहीं कहीं जहाँ 60 नहीं होते हैं प्यारे दोस्तों, वहाँ 40 भी हो जाती है न्यूनतम, इसलिए वो बात कही गई है वहाँ पे। और यहाँ पे एग्जैक्ट जो अगर पूछे राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 60 है प्यारे दोस्तों। ठीक है, क्या हो सकती है? 60। आगे चलते हैं। आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? ये तो आसान प्रश्न है, आप इसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं दोस्तों। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको द सक्सेस पॉइंट @ पे ही मिलते हैं, कई बार आपने पढ़ा भी होगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद के द्वारा राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो ये बढ़ाया जा सकता है प्यारे दोस्तों 12 महीने के लिए। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 352 लागू होने की स्थिति में संसद इसे एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। याद रखिएगा, एक्ट की बात है, एक्ट 352। ठीक है, एक्ट 352 के अकॉर्डिंग जो संसद है वो राज्य विधानसभा का कार्यकाल राष्ट्रीय आपातकाल के समय 1 महीने के लिए बढ़ा सकती है, माफ़ कीजिएगा 12 महीने के लिए बढ़ा सकती है, यानी 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो ये बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राज्य विधान परिषदों में कितने सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? 1/6 सदस्यों का, 3/4 सदस्य का, 5/6 सदस्य का, या फिर 1/3 सदस्य का। तो राज्य विधान परिषदों में कितने सदस्यों का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है? तो आपको बता दूं प्यारे दोस्तों कि संविधान के एक्ट 171 के अनुसार 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा कि कितने सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? तो ये हो जाएगा 5/6। क्या हो जाएगा दोस्तों? 5/6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। आपने यहाँ पे क्या देखा कि राज्य विधान परिषदों में कितने सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है? 5/6 सदस्यों का। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये जो है वो एक्ट यानी कि अनुच्छेद कितने बताइए दोस्तों? अभी मैंने बताया अनुच्छेद 352 कि 171, बताइए। अनुच्छेद 171 के अकॉर्डिंग, शायद इससे पहले मैंने अगर गलत बता दिया तो माफ़ी चाहता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, एक्ट 171 के अनुसार ये बात कही गई है कि 5/6 सदस्य जो होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या किस पर निर्भर करती है? राज्य की जनसंख्या पर, संसद के विचार पर, विधानसभा की सदस्य संख्या के आधार पर, राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर? तो राज्य विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या जो निर्भर करती है वो करती है प्यारे दोस्तों विधानसभा की सदस्य संख्या के आधार पर। ठीक है, तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सही हो जाएगा। और ये जो है ये एक्ट, इसका भी संबंध 171 से है, याद रखिएगा। ठीक है, 171 के अनुसार। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होना चाहिए। विधान परिषद में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि वह विधानसभा के चुने जाने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर न हो, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत सभी योग्यताएं रखता हो। तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अगर हम अनुच्छेद 173 की बात करें दोस्तों, किसकी? एक्ट 1973 की बात करें, एक्ट 173 एक्ट अगर हम 173 की बात कर लें तो इसके अनुसार अगर हम बात करें तो कौन सा कथन गलत आएगा? तो वो बी विकल्प होगा दोस्तों, कि विधान परिषद में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो विधानसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो। यही कथन आपका गलत हो जाएगा। बाकी के कथन पे दोस्तों आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? राज्य में आपातकाल जब खत्म हो जाता है, खत्म होने के कितने समय के बाद चुनाव हो जाना चाहिए? आपका विकल्प क्या है? 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या फिर 12 महीने। तो राज्य में आपातकाल खत्म होने के कितने समय के बाद चुनाव हो जाने चाहिए? 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या फिर 12 महीने के बाद?
तो प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें तो याद रखिएगा एक्ट 172 यानी कि एक्ट 172 जो है, इसके अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राज्य विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 महीना दोस्तों। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 10वीं अनुसूची के तहत किसी की विधानसभा सदस्यता को निरस्त करने का फैसला कौन ले सकता है? राज्यपाल ले सकता है, मुख्यमंत्री ले सकता है, विधानसभा अध्यक्ष ले सकता है या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ले सकता है। ये न्यायाधीश होगा प्यारे दोस्तों। यहाँ पे फटाफट से उत्तर दीजिए। 10वीं अनुसूची के तहत किसी की सदस्यता, विधानसभा सदस्यता को निरस्त करने का जो फैसला है वो कौन ले सकता है? विकल्प क्या है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो प्यारे दोस्तों, 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, के तहत किसी विधायक की सदस्यता को समाप्त करने का जो निर्णय है वो विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। यदि मामला विधान परिषद का हो तो निर्णय उसके सभापति द्वारा लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विधानसभा अध्यक्ष। याद रखिएगा, 10वीं अनुसूची के तहत किसी की जो विधानसभा सदस्यता है उसको निरस्त करने का फैसला जो है विधानसभा अध्यक्ष लेता है। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? विधान परिषद का कोई सदस्य अपना इस्तीफा किसे देता है? सभापति को, अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को या फिर राज्यपाल को? विधान परिषद का कोई भी सदस्य अगर अपना इस्तीफा देना चाहे तो अपना इस्तीफा किसको दे सकता है? सभापति को, अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को या फिर राज्यपाल को? तो एक्ट यानी अनुच्छेद 182 के अनुसार पहले दोस्तों ये बात कही गई है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 182 और 190 के 3 के अनुसार विधान परिषद का सदस्य अपना इस्तीफा सभापति को देता है। तो यानी ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं जो अपना इस्तीफा देते हैं वो एक्ट 182 यानी कि अनुच्छेद 182, एक्ट 182 एंड 190 के 3 के अंतर्गत के अनुसार या आधार पर सभापति को देता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद सदस्य के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? विकल्प है स्नातक लोग, नगर पालिका के सदस्य, माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक या फिर जिला पंचायत सदस्य। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि विधान परिषद सदस्य के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? स्नातक लोग, नगर पालिका के सदस्य, माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक, जिला पंचायत के सदस्य। तो अगर हम बात कर लें एक्ट 171 के 3 के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों, तो इसके अनुसार विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित निर्वाचन समूह में चुने जाते हैं। स्थानीय निकायों के सदस्य, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, विधानसभा के सदस्य, राज्यपाल द्वारा नामित सदस्य और माध्यमिक स्कूलों के सदस्य। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये जो हैं भाग नहीं लेते हैं। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विधानसभा जो अध्यक्ष होते हैं किसे अपना त्यागपत्र देता है? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या फिर उपाध्यक्ष को? तो विधानसभा अध्यक्ष किसे अपना त्यागपत्र दे सकता है या देते हैं? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या फिर उपाध्यक्ष को? तो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र देते हैं उपाध्यक्ष को। किसको देते हैं पहले दोस्तों? उपाध्यक्ष को देते हैं। तो ये आपका डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये जो देते हैं वो किस अनुच्छेद के अनुसार देते हैं? तो याद रखिएगा, ये देते हैं एक्ट 179 के 1 के अंतर्गत अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, इसी तरह उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको दे सकता है? अध्यक्ष को दे सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है कि एक मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है जिस सदन का वह सदस्य नहीं है। दूसरा कह रहा है कि एक मंत्री जो सदन का सदस्य नहीं है दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कोरम एक सदन में कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। महाधिवक्ता सदन में वोट डाल सकता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। तो अगर हम बात करें कि एक मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है जिस सदन का वह सदस्य नहीं है, तो ये सही है।
एक मंत्री जो सदन का सदस्य नहीं है दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ये भी सही है। कोरम एक सदन में कुल सदस्य का 10वां हिस्सा होता है, ये भी सही है। पर महाधिवक्ता सदन में वोट डाल सकता है, ये गलत हो जाएगा। तो आपका यही उत्तर सही माना जाएगा इस प्रश्न के लिहाज से दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है कि वित्त विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। वित्त विधेयक को राज्य का मुख्यमंत्री ही पेश करता है। विधान परिषद को वित्त विधेयक में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। वित्त विधेयक दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि जो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए अनुच्छेद 198 के अनुसार यहाँ पे एक्ट 198 की बात की जा रही है, याद रखिएगा साथ में, ठीक है, एक्ट 198। तो 198 के अनुसार वित्त विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। कहाँ पेश किया जा सकता है, केवल विधेयक जो है केवल विधानसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर आपका क्या होना चाहिए, कौन सा सही नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। वित्त विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये सही है दोस्तों, ये सही है। अगला, वित्त विधेयक को राज्य का मुख्यमंत्री ही पेश करता है, ये भी सही है। विधान परिषद को वित्त विधेयक में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, ये भी सही है। वित्त विधेयक दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी विकल्प हो जाएगा कि वित्त विधेयक दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, ये गलत है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, सभापति के वेतन और भत्ता कौन तय करता है। विधानमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, निम्न में से कोई नहीं। तो विधानसभा के वेतन और भत्ते का निर्धारण जो करते हैं वो कौन करता है, तो वो विधानमंडल करता है। कौन करता है दोस्तों, विधानमंडल करता है। तो आपका ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और अगर हम बात करें, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री के बारे में सही नहीं है, यानी असत्य है। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र है। संविधान में ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है कि मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति से पूर्व बहुमत सिद्ध करे। कौन सा कथन गलत है, ये पूछा। तो संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, तो ये सही है। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि 154 में ये बात कही गई है, माफ़ कीजिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान है वो 164 में बात कही गई है कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, किसमें, 164 में, ठीक है। तो यहाँ 154 दे रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने का स्वतंत्र, ये सही है। संविधान में ऐसी कोई सॉरी नहीं है कि मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति से पूर्व बहुमत सिद्ध करे, ये भी सही। पूछा कौन असत्य है, तो वो हो जाएगा आपका बी विकल्प प्यारे दोस्तों। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 25 वर्ष। तीस वर्ष, 35 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो आपको बता दूं दोस्तों कि मुख्यमंत्री बनने के लिए जो आयु निर्धारित की गई है वो निर्धारित की गई है 25 वर्ष। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये बात जो है ये संबंधित है आपकी एक्ट 173 के बी से, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पद मुख्यमंत्री संभालता है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता और उपर्युक्त सभी। तो वह दोस्तों, अगर राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष तो ये मुख्यमंत्री कार्यभार संभालते हैं। राज्य विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी, राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में भी। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी विकल्प। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा पहले दोस्तों।
आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 167 की बात करें तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। 163 मुख्यमंत्री के शपथ से संबंधित है। 164 राज्य के मंत्रियों से संबंधित प्रावधान। 166 राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन। देखिए 63 की बात करें, पहले 67 की बात कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। 163 मुख्यमंत्री की शपथ, ये गलत हो जाएगा। 164 राज्य के मंत्रियों से संबंधित प्रावधान सही है। राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई संचालन, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है प्यारे दोस्तों? बी विकल्प। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से आपने क्या देखा कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वो है अनुच्छेद 163, मुख्यमंत्री की शपथ। ठीक है, मुख्यमंत्री की शपथ 164 से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, बी विकल्प। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, संसद। तो इसका भी प्यारे दोस्तों अगर हम बात कर लें तो एक्ट 164 यानी कि एक्ट 164 के 5 के अनुसार ये बात कही गई है कि मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते का निर्धारण जो करेगा वो राज्य विधानमंडल करेगा। कौन करेगा प्यारे दोस्तों? राज्य विधानमंडल करेगा। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट हो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मुख्यमंत्री के जो कार्यकाल हैं निश्चित नहीं है। यदि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफ़ा दे देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफ़ा देना पड़ता है। राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के प्रति होती है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे अगर गलत की बात करें तो पहला तो सही है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। ठीक है, यदि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफ़ा दे देता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफ़ा देना पड़ता है, ये भी बात सही है। राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के प्रति होती है, सही है। तो अनुच्छेद 263 क्या है? अनुच्छेद 263 के अनुसार ये बात तय की गई है कि इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ना कि राज्यपाल। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बी सी विकल्प सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हूँ कि आज का सेशन भी आपको पसंद आएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और सुबह के 11 बजे की वीडियो और दोपहर की 2 बजे जो कि भारतीय संविधान से संबंधित है हिस्ट्री क्लासेस, और सुबह 11 बजे भूगोल की ज्योग्राफी क्लासेस को देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।